एक तरफ इंडिया गठबंधन कह रहा है भाई हम 79 सीटें जीत रहे हैं। कल अपने जो गठबंधन के साथी हैं एनडीए के, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा आश्वस्त किया है कि आप लोग कतई चिंता न कीजिए, हम जीत रहे हैं इस बार। देखिए, चुनाव में जीत के दावे जो हैं वो हर तरफ से किए जाते हैं। उसका कारण ये है कि आपको अपने वोटर को एड्रेस करना है, आपको अपनी मैसेजिंग देनी है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि हर आदमी जीत का दावा करेगा, चाहे वो अखिलेश जी का 79 हो या बीजेपी के 80 हो। तो हम ये बात तो उस तरह से स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि जो मतदान होता है, मतदान के पैटर्न दूसरा होता है। गणित बहुत सारे हैं, चाहे वो जातीय गणित है या धार्मिक या भावनाओं के मामले हैं। तो इनमें इन सब चीज़ों को भी कहीं ना कहीं आपको ध्यान में रखना होगा कि कहाँ किसके साथ में किस प्रकार का डिवीज़न ऑफ वोट्स हो रहा है और किसके फेवर में वोटिंग हो रही है। तो अभी कोई एक बहुत किसी एक पक्ष में हवा बहती नजर नहीं आ रही है। तो जब ये स्थितियां हैं तो हम ये बहुत टफ सिचुएशन होगी। और चूंकि वोट ऑफ परसेंटेज, जैसा मैंने कहा कि चूंकि कम हो रहा है, इसलिए हार जीत के आंकड़े भी बहुत कम अंतर से तय होंगे। अब विजय सर, एक आखिरी सवाल। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, पहले चरण से हम देख रहे हैं। मैं जगह जगह गया भी था, फील्ड पर देखा भी था, कई सीटों पर हमने जो है कवर भी करने की कोशिश की। राम मंदिर का मुद्दा उतना वहाँ पर चर्चाओं में नहीं था, लेकिन अब क्या पूर्वांचल, अवध से अब पूर्वांचल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या वो मुद्दा देखने को मिलेगा? क्या वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा मंदिर का मुद्दा उठाती आई है, क्या इस चुनाव में भी उसको फ़ायदा होता दिखाई देगा? देखिए, राम मंदिर आंदोलन से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने तक राम मंदिर ही एक मुद्दा रहा है। चूँकि अब राम मंदिर बन भी गया है। दूसरी बात यह है कि अब उस मुद्दे को हम बहुत लंबे समय तक उस तेवर में नहीं देख पाएंगे जिस तेवर में कि वो पहले दिखा। क्योंकि पहले जो है एक लक्ष्य होता था कि हम वो मंदिर को बनाना है और ये चर्चाएं हावी होती थी इस पर। लेकिन अब चूँकि मंदिर बन गया है और ये मुद्दा एक प्रकार से अब अपने ढलान की ओर भी है, अगर कहा जाए तो हम ये तो नहीं कह सकते कि केवल वही एक मुद्दा होगा। लेकिन लोगों के सामने और भी दूसरी जो समस्याएं हैं, अब विपक्ष जिस प्रकार के दावे कर रहा है, उसका आधार ये है कि बेरोजगारी और जो पेपर्स वगैरह का लीक होना या युवाओं के सामने जो समस्याएं हैं, तो इनका आधार बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन इतना भी है कि डिसिसिव भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें देखनी होगी कि लोग कैसे इसको लेते हैं। और लास्ट में क्या लोग अपने जातीय गणित देखते हैं या सामाजिक जो ध्रुवीकरण जिसको कहते हैं, जातीय ध्रुवीकरण, क्या उसकी ओर बढ़ता है मतदान? क्योंकि अब पूर्वांचल और बिहार में जो मतदान होता है उसको लास्ट में अल्टीमेटली वो जातीय गणित में चला जाता है। और जब भी जो दूसरे मुद्दे होते हैं वो गौड़ होने लगते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में किस प्रकार से और कैसे ये बढ़ता है फेज। बिल्कुल, क्योंकि वेस्टर्न यूपी और दूसरे जो पहले के 3-4 फेज थे, उसमें जातीय समीकरणों के बजाय बहुत सारे और दूसरे फैक्टर भी काम कर रहे थे। लेकिन जैसे पूर्वांचल और बिहार की ओर आप बढ़ेंगे, जाति गणित बहुत ज़्यादा हावी होने लगती है और ये पूर्वांचल में मैटर करेगा। गणित है वो एक बार एक बहुत ज़्यादा बदलता नहीं है। उसके बदलने के लिए एक स्ट्रैटेजी, एक लंबा समय, एक वक्त चाहिए होता है। तो जो वर्तमान परिस्थितियाँ बनी हुई हैं उसमें चूँकि डिवीज़न ऑफ वोट्स भी हो रहा है, बीएसपी के कैंडिडेट्स भी हैं, तो बीएसपी के कैंडिडेट्स जब डिवीज़न खासतौर पे अपोजिशन के वोट्स का है, बीएसपी के कैंडिडेट उतरने के कारण से ये नहीं है आज स्थिति कि बीएसपी जिन क्षेत्रों में चुनाव लड़ रही है उसने ऑलमोस्ट सारे ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उसके उम्मीदवार लड़ रहे हैं और जातीय गणित को ध्यान में रख करके उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। जो डिवीजन ऑफ वोट्स है वो स्पष्ट है और वो अपोजिशन में ही होने वाला है। तो जो अपोजिशन के वोट्स जब बटेंगे तब चूंकि इस बार की परसेंटेज ऑफ वोट्स एवरेज पिछली बार 19 के चुनावों से 2.5 से 3% के आसपास कम जा रहा है। इसलिए एक संकट ये भी बना हुआ है कि जो 2.5-3% का वोट एवरेज जो कम हो रहा है वो किसका कम हो रहा है। तो ये कैलकुलेशन भी मतलब कहीं ना कहीं ये कैलकुलेशन भी उन डिवीजन ऑफ वोट्स में आएगी। मतों का विभाजन होगा, उसमें बीएसपी भी अपोजिशन के वोट काट रही है और तो उस स्थिति में ये क्लेम थोड़ा सा जो है स्वीकार्य सा नहीं लगता है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि राजनीति में संदेशों की भाषा बोली जाती है। तो अखिलेश जी का एक संदेश जो है, जो 79 का, इसकी वास्तविकता 4 तारीख को आपके सामने होगी निश्चित तौर पे। हाँ, लेकिन विजय सर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं और उसके बाद ये जो आत्मविश्वास कहें या फिर अति अविश्वास कहें जो आज खड़गे जी ने दिखाया और अखिलेश यादव ने दिखाया, कैसे देखे? या फिर फाइट दिखाई दे रही है यूपी की अगर हम बात करें तो?
देखिए उत्तर प्रदेश के जो 4 चरण अभी तक हो चुके हैं और आप कह सकते हैं कि 50% सीटों का मतदान हो चुका है, उससे ऊपर ही बैठेगा। हाँ। लेकिन स्थिति ये है कि अब धीरे धीरे जो पोल है वो पूर्वांचल की ओर बढ़ रहा है। हाँ। पूर्वांचल और पूर्वांचल की जो 17-18 सीटें खास तौर पे हैं, उनमें कई जगहों पर जैसे गाजीपुर, आजमगढ़ की बात कर लें तो इन जगहों पे पिछले चुनावों में बीजेपी को करीब 5 सीटें ऐसी हैं जहां की बहुत इनको हारना पड़ा था। हाँ। और वहां की सिचुएशन बहुत टफ और टाइट थी। हाँ। तो उन 5 सीटों को अगर हम छोड़ भी देते हैं तो अन्य जो सीटें हैं, लेकिन उनमें भी बीजेपी इस बार अपनी रणनीति बदल रही है और जो रणनीति बदल रही है उसका भी असर आपको देखने को मिलेगा। तो पूर्वांचल में 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि राम मंदिर का जो मसला है बड़ा मसला। वो चूंकि पूर्वांचल से ही जुड़ा हुआ है। मध्यांचल, अवध क्षेत्र और पूर्वांचल दोनों ही इस प्रकार के मुद्दों को, भावनात्मक मुद्दों में बीजेपी अभी इंडिया गठबंधन के मामले में कुछ भारी दिख रही है, कुछ एज है, क्योंकि इस इलाके में उसका इफेक्ट आएगा। दूसरी बात यह है कि जो कल नॉमिनेशन प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में किया है, उसमें उन्होंने अपनी पूरी क्षमता और ताकत दिखाई है और ये जो भीड़ थी या जिस प्रकार का जो सैलाब था वो कुछ न कुछ इंडिकेट भी कर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो विजय दुबे वरिष्ठ पत्रकार जिन आकलन कर रहे हैं कि फाइट अच्छी खासी देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में। क्या होगा, किसकी जीत किसकी हार, ये तो 4 जून को पता चलेगा। आप भी इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया भारत एक्सप्रेस देखने के लिए।